तो दोस्तों अंडर द शैडो मूवी की कहानी 1980s की है, जब ईरान और इराक के बीच लड़ाई चल रही थी। इस लड़ाई की वजह से चारों तरफ अराजकता थी एंड अमिड्स दिस केओस हम व्यूअर शीदे नामक एक औरत को देख पाते हैं जो कि एक फॉर्मर मेडिकल स्टूडेंट थी। शीदे को अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने से रोका जाता है क्योंकि कॉलेज के टाइम वो पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव थी। पढ़ाई को कंटिन्यू ना कर पाने की वजह से शीदे वॉज अपसेट और वो घर आकर अपनी सारी मेडिकल वाली टेक्स्ट बुक्स को गार्बेज बैग में फेंक देती है। इन टेक्स्ट बुक्स में से एक बुक शीदे को उसकी माँ ने गिफ्ट किया था जो कि अब इस दुनिया में नहीं थी, और इसीलिए शीदे इस बुक को अपने पास संभाल कर रख लेती है। इस सीन में हम व्यूअर्स ये भी समझ पाते हैं कि शीदे को डॉक्टर बनाने का ड्रीम्स उसके माँ का ही था। एनीवेज, ईरान और इराक के बीच की सिचुएशंस बिगड़ती ही जा रही थी और इस सिचुएशन में शीदे के हस्बैंड इराज को मिलिट्री सर्विसेज के लिए इल्म नामक जगह पे बुलाया जाता है। इराज भी एक डॉक्टर थे और दोस्तों इल्म हेवी फाइटिंग वाली एरिया थी। इराज चाहते थे कि शीदे उनके पेरेंट्स के घर चली जाए क्योंकि तेहरान भी बहुत सेफ नहीं थी, लेकिन शीदे वहां जाने से मना करती है। इन दोनों की एक छोटी सी बेटी भी थी जिसका नाम डोरसा था, और डोरसा अपने पिता के जाने से काफ़ी अपसेट थी। जाने से पहले इराज बोलते हैं कि डोरसा को उसकी फेवरेट डॉल कीमिया बचाएगी। तो इराज के जाने के ठीक बाद आसपास कहीं मिसाइल गिरती है जिस वजह से शीदे की पूरी बिल्डिंग को बेसमेंट में छिपना पड़ता है। इस दौरान डोरसा एक अनजान बच्चे से मिलती है जो कि उसके कान में कुछ फुसफुसाते हुए उसे कुछ देता है। शीदे ये सब देखती है और वो अपने पड़ोसी से इस बच्चे के बारे में पूछती है। शीदे की पड़ोसी बताती है कि उस नए बच्चे का नाम मेहदी है और वो इस बिल्डिंग के ओनर इब्राहिमी फैमिली के साथ रहने आया है। कुछ देर बाद जब शीदे डोरसा के साथ घर वापस जाती है तो वो डोरसा को एकदम परेशान देखती है। डोरसा का कहना था कि मेहदी ने उसे जिन्स के बारे में बताया है और उसने डोरसा को एक बॉल ऑफ कैट फर दिया जो कि जिन को दूर रखता है। डोरसा ने इस बॉल ऑफ कैट फर को खो दिया है जिस वजह से वो थोड़ी परेशान नजर आ रही थी। शीदे डोरसा को समझाती है कि जिन्स वगैरह रियल में नहीं होते हैं और वो उसे अपने कमरे में जाने को बोलती है। इसके ठीक बाद शीदे मिसेस इब्राहिमी के पास मेहदी की कंप्लेन लेकर जाती है, लेकिन मिसेस इब्राहिमी का कहना था कि मेहदी बोलता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मिसेस इब्राहिमी बताती है कि वॉर की वजह से मेहदी के पेरेंट्स उसकी आंखों के सामने मारे गए थे और तब से वो आज तक बोला ही नहीं है। मोरओवर मिसेस इब्राहिमी खुद मेहदी को पसंद नहीं करती थी और उनका कहना था कि वो बच्चा थोड़ा क्रीपी सा है। तो अगले दिन वापस से तेहरान में मिसाइल स्ट्राइक होती है और इस स्ट्राइक में एक मिसाइल शीदे के बिल्डिंग पे आ गिरती है। अब हालांकि ये मिसाइल फटती नहीं है, लेकिन बिल्डिंग पे गिरने की वजह से शीदे के अपार्टमेंट की रूफ्स वगैरह क्रैक हो जाती है। शीदे डोरसा के साथ बेसमेंट की तरफ भागती है, लेकिन डोरसा अपनी डॉल कीमिया को लेने के चक्कर में अपार्टमेंट में ही फंस के बेहोश हो जाती है। शीदे अपार्टमेंट में वापस जाकर डोरसा को होश में लाती है और डोरसा का कहना था कि जिन्स यहाँ आ चुके हैं। मीनवाइल अपर फ्लोर पे बिजारी फैमिली रहती थी जिनके अपार्टमेंट में ही मिसाइल गिरी थी और इस वजह से मिस्टर बिजारी को हार्ट अटैक आ जाती है। नाउ बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट शीदे ट्राइज टू हेल्प हिम, लेकिन मिस्टर बिजारी की वहीं पे मौत हो जाती है। इस अफरा तफरी में डोरसा की डॉल कीमिया भी गायब हो गई थी और डोरसा का मानना था कि उसके डॉल को किसी ने चुराया है। इस इंसिडेंट के ठीक बाद डोरसा को फीवर भी हो गई थी और उसे अब नाइटमेयर्स वगैरह भी आने लगे थे। उसकी बिहेवियर भी थोड़ी थोड़ी अजीब हो गई थी और शीदे को भी काइंड ऑफ नाइटमेयर्स आने लगी थी। डोरसा का कहना था कि इनके अपार्टमेंट में कोई और भी है और वो बार बार ऊपर वाले फ्लोर पे अपनी डॉल कीमिया को ढूंढने जा रही थी। इन घटनाओं के दौरान शीदे की वर्कआउट टेप्स वगैरह भी गायब हो गई थी और इस सीन में हमें पता चलता है कि वॉर टाइम पे ईरान में लोगों के घर में वीसीआर प्लेयर्स वगैरह भी रखना अलाउड नहीं था। तो अगले दिन मिस्टर बिजारी की बेटी शीदे से मिलने आती है क्योंकि वो ये जगह छोड़कर जा रही थी। उनका कहना था कि उनके पिता मिसाइल स्ट्राइक से नहीं बल्कि किसी घोस्टली प्रेजेंस से डर के मारे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर बिजारी मिसाइल गिरने के वक्त बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उन्होंने अपने अपार्टमेंट में कुछ भूतिया देखा जिससे उन्हें हार्ट अटैक आया। शीदे इस बात को हल्के में लेती है और वो मिस्टर बिजारी की बेटी को गुड बाय बोलती है। उसी रात सोते वक्त शीदे को अपने पति इराज की विजन आती है जहां वो शीदे को यूजलेस बोल रहे थे। इराज कह रहे थे कि वो बस अपनी बेटी डोरसा से मिलने आए हैं और कुछ ही सेकंड्स बाद शीदे रियलाइजेस कि ये सब बस एक विजन थी। लेकिन अचानक एक अनजान शक्ति शीदे पे अटैक कर देती है और इससे पहले शीदे संभल पाती ये घोस्टली फिगर भाग चुकी थी।
सीधे फ़ौरन ही अपने नेबर्स को बुलाती है और उन्हें सीधे के अपार्टमेंट में कोई नहीं दिखता है। नेबर्स का मानना था कि सीधे को किसी तरह की नाइटमेयर्स आई होगी क्योंकि आजकल आसपास वॉर और टेंशन का माहौल था। तो अगली मॉर्निंग सीधे को अपना वर्कआउट टेप गार्बेज बिन में टूटा हुआ मिलता है और उन्हें लगता है कि ये काम डोरसा ने किया है। वहीं डोरसा हमेशा ऊपर के फ्लोर पे जाना चाहती थी क्योंकि उसके हिसाब से उसकी डॉल किमिया वहीं पे है। तो धीरे धीरे इस बिल्डिंग के सभी लोग इस जगह को छोड़कर जाने लगते हैं, बट सीधे वॉज एडमेंट कि वो यहीं पे रहेगी। वो अपना रेंट पे करने मिसेज इब्राहिमी के घर जाती है जहां इन दोनों के बीच बातें होती है। मिसेज इब्राहिमी का मानना था कि मेहदी के आने से इस बिल्डिंग में कुछ अनजान शक्ति आ गई है और इसी वजह से यहाँ पे मिसाइल भी गिरी। ये अनजान शक्ति शायद कोई जिन है जो कि हवा के साथ उड़ते हुए यहाँ आ चुकी है। जिन्स ह्यूमंस को पजेस करना चाहते हैं और वो हमेशा इंसानों से उनकी प्यारी चीज़ों को चुरा लेते हैं। जिन्स अपने विक्टिम्स को मार्क कर लेते हैं जिस वजह से वो उन्हें कहीं भी ढूंढ सकते हैं। इन बातों को सुनकर सीधे थोड़ा डर जाती है क्योंकि हाल में डोरसा की बिलवेड डॉल और उनकी वर्कआउट टेप गायब हुई थी। कुछ बुक्स पढ़ने पे सीधे को पता चलता है कि फियर और एंग्जाइटी के माहौल में हवा चलती है और हवा के चलने से जिन्स आते हैं। धीरे धीरे सीधे की नाइटमेयर्स बढ़ती जा रही थी और उनकी कुछ आइटम्स भी गायब होने लग गई थी। वो अपनी बेटी डोरसा को डॉक्टर के पास ले जाती है और वापस आते वक्त उन्हें रास्ते में मेहदी दिखता है। सीधे मेहदी को अपने कार में बिठाती है और सरप्राइजिंगली मेहदी उनसे डोरसा के डॉल के बारे में पूछता है। अपनी बिल्डिंग में वापस आने के बाद सीधे को पता चलता है कि इब्राहिमीज भी इस जगह को छोड़कर जा रहे थे, जिसके बाद इस पूरे बिल्डिंग में सिर्फ सीधे और डोरसा बचेंगे। सीधे भी इस जगह को छोड़कर जाने की सोचती है, लेकिन डोरसा बिना अपने डॉल किमिया को खोजे इस जगह से नहीं जाती। गुस्से में सीधे डोरसा के डॉल को खोजने लगती है और उसी वक्त सिटी में वापस से अटैक्स होती है। अटैक से बचने के लिए सीधे डोरसा के साथ बेसमेंट में जाती है और ये दोनों रात को अपने अपार्टमेंट में वापस आते हैं। रात को सोते वक्त सीधे अपार्टमेंट में किसी को देखती है और ये अनजान क्रीचर भागते हुए रूफ के क्रैक्स में घुस जाता है। वहीं दूसरी तरफ डोरसा अपने कमरे में किसी से बातें कर रही थी और पूछने पे उसका कहना था कि वो एक लेडी से बातें कर रही है। डोरसा के हिसाब से उस अनजान लेडी को किमिया की लोकेशन पता है और इन बातों को सुनकर सीधे वॉज श्योर कि इस बिल्डिंग में जरूर कोई जिन्न है। सीधे फौरन ही डोरसा को लेकर बिल्डिंग से बाहर भागती है और रास्ते में उसे कुछ पुलिस वाले पकड़ लेते हैं क्योंकि सीधे ने हिजाब नहीं पहन रखा था। पुलिस स्टेशन में सीधे को वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है और वो डोरसा के साथ वापस अपने अपार्टमेंट आती है। घर वापस आने के बाद वो रूफ क्रैक्स पे टेप लगाती है और डोरसा अब भी अपनी डॉल किमिया को खोज रही थी। तभी अचानक कोई इनके डोर पे नॉक करता है और पीप होल से सीधे किसी को इधर उधर मूव करते देख पाती है। बाहर जाने पे सीधे एक घोस्ट को देख पाती है जो कि चादर में लिपट कर उड़ रही थी और ये घोस्ट सीधे के अपार्टमेंट के अंदर घुस जाती है। सीधे फौरन ही डोरसा के पास जाती है और वो उससे इस चादर वाली घोस्ट के बारे में पूछती है। डोरसा ने भी इस घोस्ट को देख रखा था और वो कहती है कि चादर वाली घोस्ट अक्सर उससे मिलने तब आती है जब सीधे आसपास नहीं होती है। ये घोस्ट अक्सर डोरसा के साथ खेलती है और घोस्ट बोलती है कि सीधे डोरसा का ठीक ढंग से ख्याल नहीं रख पाती, लेकिन वो डोरसा का ध्यान रख सकती है। ये घोस्ट डोरसा को इन्फ्लुएंस करके ये बोल रही थी कि वो किमिया को खोजने में मदद करेगी। इन बातों को सुनकर सीधे समझ गई थी कि ये ईविल घोस्ट डोरसा को उसके ही खिलाफ भड़का रही है और गुस्से में वो डोरसा को थप्पड़ तक लगाती है। डोरसा अपनी मॉम सीधे से ही लड़ने लगती है, लेकिन आसपास कहीं धमाका होता है जिसके बाद इनकी लड़ाई रुक जाती है। रात को सोते वक्त सीधे को एक और नाइटमेयर आती है जिसमें उनकी बेटी डोरसा पसेस थी और ये चादर वाली घोस्ट भी डोरसा के साथ थी। नींद से उठने के बाद सीधे डोरसा के कमरे में जाती है जहां डोरसा बेड के नीचे छिपी हुई थी। घर में हवा वगैरह चलने लगती है और आसपास असाधारण गतिविधियां शुरू हो जाती है। तभी सीधे को एक कॉल आती है जो कि इराज की थी और इराज सीधे को भला बुरा कहते हैं क्योंकि उन्होंने अब तक इस बिल्डिंग को नहीं छोड़ा था। इन बातों को सुनकर सीधे समझ गई थी कि ये कॉल इराज ने नहीं बल्कि चादर वाले घोस्ट या फिर जिन ने किया है और वो फौरन ही फोन कट करती है। खिड़की के बाहर सीधे चादर वाली घोस्ट को देख पाती है और ये घोस्ट उड़ते हुए वहां से भागती है। इसके ठीक बाद सीधे को अपने ड्रॉर में किमिया डॉल मिल जाती है, लेकिन दोस्तों इस डॉल की हेड टूटी हुई थी। यहाँ डोरसा को ऐसा लगता है मानो उसकी मॉम ने ही उसके डॉल को छिपाकर तोड़ दिया है और ये सब उस घोस्ट की चाल थी।
सीधे एक टेप की मदद से किमिया डॉल को रिपेयर करती है और ये दोनों फाइनली इस बिल्डिंग से भागने की सोचते हैं। सीढ़ियों पे भागते वक्त सीधे को डोरसा की आवाज़ अपने अपार्टमेंट के अंदर से आती है, लेकिन डोरसा तो उनके सामने ही थी। सीधे पैनिक्स और उन्हें लगता है कि उनकी रियल बेटी अब तक अपार्टमेंट में ही है, जिस वजह से वो वापस अपार्टमेंट के अंदर जाती है। डोरसा वहाँ अपने कमरे में बेड के नीचे थी और जैसे ही सीधे उसे निकालने की कोशिश करती है, डोरसा एक घोस्ट में तब्दील होकर सीधे को खींचना शुरू करती है। सीधे किसी तरह अपना हाथ छुड़ाती है और वो समझ गई थी कि रियल डोरसा उनके साथ सीढ़ियों पे ही थी। अपार्टमेंट से बाहर आने पे सीधे अपनी बेटी को देख पाती है, लेकिन दोस्तों डोरसा फिर से घोस्ट से बातें कर रही थी। ये घोस्ट डोरसा को अपने माँ के खिलाफ ही भड़का रही थी और डोरसा को ऐसा लगने लग गया था कि उसकी मॉम ने ही किमिया को छुपाया था। सीधे किसी तरह डोरसा को अपने पास आने के लिए कन्विंस करती है, लेकिन डोरसा के आगे बढ़ते ही ये क्लॉथ घोस्ट इन दोनों पे अटैक कर देती है। इस अटैक में सीधे और डोरसा बड़े से क्लोथ के अंदर फंस जाते हैं, लेकिन सीधे किसी तरह अपनी बेटी को ढूंढ लेती है। सीधे डोरसा को यहाँ से भागने को कहती है क्योंकि वो खुद इस बिल्डिंग के फ्लोर में फंस गई थी जो कि उन्हें अंदर खींच रहा था। लेकिन दोस्तों डोरसा अपनी मॉम को छोड़ के नहीं जाती है और वो किसी तरह सीधे को खींचकर फ्लोर से बाहर निकालती है। ये दोनों फौरन ही बिल्डिंग के पार्किंग में जाते हैं और सीधे अपनी कार में यहाँ से भागने में सफल हो जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि किमिया डॉल की हेड अब भी उस बिल्डिंग में ही थी और किमिया डॉल की बॉडी डोरसा के साथ थी, विच मीन्स कि ये जिन अब भी इन दोनों को खोजेगा और हवा के साथ उड़ते हुए वो इनके पास वापस पहुंच सकता है। मोरओवर सीधे की मेडिकल वाली बुक भी इस जिन के पास ही थी, विच प्रूव्स दैट घोस्ट हैज देयर पोजेशंस। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। हम व्यूअर्स समीरा नाम की नर्स को देख पाते हैं। समीरा बेबीलोन मैंसन में एक ओल्ड लेडी की देखभाल करने जाती है, जिनको पहले समीरा की एक कॉलीग अटेंड कर रही थी। ये ओल्ड लेडी काफ़ी क्रीपी थी और इन्हें कई बीमारियां थी, लाइक डिमेंशिया, मेमोरी लैप्सेस, डायबिटीज़, पार्शियल पैरालिसिस इत्यादि। इस ओल्ड लेडी का कहना था कि उनका बेटा अरमान भी घर में ही है, लेकिन समीरा को घर में कोई दूसरा इंसान नहीं दिखता है। अरमान वो सपोज टू अटेंड हिज मदर, लेकिन वो यहाँ आ नहीं सका, जिस वजह से ये बूढ़ी औरत 2 दिन से घर में अकेली ही थी। ये ओल्ड लेडी काफ़ी सेंसिटिव थी क्योंकि जब भी कोई उनके घर के डोर पे आता था तो उन्हें किसी तरह पहले ही पता चल जाता था। अब दोस्तों समीरा इस ओल्ड लेडी का ख्याल रखते हुए उनके घर में ही स्टे कर रही थी और यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि समीरा का किसी गुड्डू नाम के बंदे से चक्कर चल रहा था। समीरा ओल्ड लेडी को स्लीपिंग पिल्स देकर सुला देती है ताकि वो गुड्डू को यहाँ बुला सके, लेकिन गुड्डू हमेशा की तरह प्लान को लास्ट मिनट कैंसिल करता है। रात को सोते वक्त समीरा को घर में अननोन प्रेजेंस फील होती है और उसे रूम के डोर पे किसी की शैडो भी दिखती है। इन सब के दौरान ओल्ड लेडी भी जाग गई थी और वो अपने बेटे के बारे में अजीब बातें बोल रही थी। समीरा ओल्ड लेडी को सुला देती है और नेक्स्ट डे वो गुड्डू को कॉल करके उससे झगड़ा करती है। इस बहस के दौरान हमें पता चलता है कि गुड्डू एक मैरिड इंसान है जिसका एक बच्चा भी है और वो समीरा को शादी का लालच देकर काइंड ऑफ फंसाए हुए है ताकि समीरा उसे फिजिकली प्लीज कर सके। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि समीरा को छोटी उम्र में ही मैसूर ट्रेन स्टेशन पे अबैंडन किया गया था और आज इस मुकाम तक पहुँचने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मेहनत करी है। खैर अगली रात समीरा फिर से ओल्ड लेडी को स्लीपिंग पिल्स देती है और आज गुड्डू भी यहाँ आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू ही किए थे कि इनके घर में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। इन आवाज़ों को सुनकर गुड्डू काफ़ी डर जाता है और वो समीरा को यहीं छोड़ के भाग जाता है। मीनवाइल ओल्ड लेडी स्लीपिंग पिल्स लेने के बावजूद भी जाग गई थी और वो पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। ओल्ड लेडी का कहना था कि उनका बेटा अरमान घर में आ चुका है एंड ही इज़ प्लेइंग हाइड एंड सीक विथ हर। लेडी को बहलाने के लिए समीरा प्रिटेंड्स कि वो अरमान को खोजने किचन में गई है और किचन की डोर के पीछे समीरा एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ देखती है।
वहाँ ओल्ड लेडी की लाश पड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, समीरा वाज शॉक टू सी दिस। और नेक्स्ट सीन में हम भी उस पुलिस को यहाँ देख पाते हैं। पुलिस की बातों को सुनकर हम समझ पाते हैं कि ओल्ड लेडी 3 दिन पहले ही मर चुकी थी और समीरा इज़ करंटली इन ए शॉक्ड स्टेट। यानी कि पिछले 2 दिन से समीरा उस ओल्ड लेडी के घोस्ट के साथ थी और वो इस बात को रियलाइज़ नहीं कर पाई थी। पहली स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। नाउ घोस्ट स्टोरीज फिल्म की दूसरी स्टोरी को अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है और इस कहानी की शुरुआत में हम व्यूअर्स एक इंसान को देख पाते हैं जो कि एक कैमरा से अपनी बीवी नेहा और नवजात शिशु की फ़ोटो लेता है। इसके अगले सीन में ही हम हॉस्पिटल में भाग दौड़ देखते हैं, जिससे हमें रियलाइज़ होता है कि शायद उस इंसान का बच्चा ज़िंदा नहीं बच पाया। यहाँ से कहानी कुछ साल बाद की आती है, जहाँ हम सेम कपल को देख पाते हैं और इनके घर में अंश नाम का एक बच्चा था। नेहा अंश का ख्याल रख रही थी और यहाँ हमें पता चलता है कि नेहा अंश की माँ नहीं बल्कि मासी थी। अंश के पिता एक सिंगल पेरेंट थे और अपने काम की वजह से वो अंश को उसकी मासी के घर पे ही खेलने छोड़ देते थे। हम भी उस यहाँ नेहा को घर के एटिक में अनाज वगैरह डालते देख पाते हैं ताकि पंछी खास करके कौवा अनाज खा सके। नेहा के घर में कई डॉल्स भी रखी थी विच वॉज काइंड ऑफ क्रीपी। नेहा इन डॉल्स को क्रीपी वे में बेबी सिट भी किया करती थी, जो कि काफ़ी अजीब था। तो आगे की सीन्स में हमें पता चलता है कि नेहा प्रेग्नेंट हो गई है और अंश इस बात से एकदम भी खुश नहीं था क्योंकि उसकी नेहा मासी अब उसे प्यार नहीं करेगी। अंश अपनी मासी की एक ड्राइंग बनाता है और वो उनके पेट में छोटे से बच्चे की ड्राइंग भी बनाता है। इसके बाद वो बच्चे की ड्राइंग को पेंसिल से बार बार कट करता है, काइंड ऑफ रगड़ता है पेज पे, और उसके ऐसा करते ही नेहा के पेट में दर्द होता है। इस सीन के दौरान हम भी उस कौवे की आवाज़ भी सुन पाते हैं और नेहा अंश से पानी मांगती है। इसके बाद अंश वापस से ड्राइंग बनाकर उसे कट करता है, जिससे नेहा के पेट में फिर से दर्द होता है और अंश उनके लिए पानी लाता है। नाउ नेक्स्ट सीन में हम नेहा को वॉशरूम में देख पाते हैं और उनके कपड़ों पे खून था विच इंडिकेट्स कि शायद उनका होने वाला बच्चा गिर गया। यहाँ सीन चेंज होकर अंश पे फोकस करती है जो कि कुछ वॉर्म्स पकड़ता है ताकि वो नेहा आंटी के एटिक में रहने वाले कौवे को खिला सके। अब आपको पता ही होगा कि अगर कोई इंसान कौवे के अंडे को टच कर देता है तो कौवा उस अंडे को गिरा देता है। ठीक ऐसा ही नेहा के घर में भी होता है और फूटा अंडा देखकर नेहा को अपनी पुरानी बातें याद आती है। बचपन में नेहा अक्सर कौवे के अंडे को उठा लाती थी जिससे उनके अंडे खराब हो जाते थे और नेहा की मॉम उसे कहती थी कि एक दिन कोई उसका बच्चा भी ऐसे ही उठा ले जाएगा। कुछ साल पहले डिलीवरी के टाइम नेहा का बच्चा मर गया था और नेहा के हस्बैंड उस बच्चे को फेंकते हुए दिखते हैं। इस सीन में नेहा के कौवे की तरह पंख निकल आते हैं और वो क्रोज की तरह कॉ कर रही थी। दिस वॉज ऑल ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन कि नेहा के दिमाग में क्या चल रहा है और इन थॉट्स की वजह से नेहा अपना मेंटल बैलेंस खो देती है। प्रेजेंट में नेहा पागलों की तरह फूटे अंडे को साफ करती है और जब अंश उनके घर आता है तो वो नेहा को बिना कोई कपड़ा पहने वॉर्म्स खाते हुए देख पाता है। उसी कमरे में हम एक अजीब से क्रो टाइप क्रीचर को देख पाते हैं जो कि मांस खा रहा था एंड दिस अगेन वाज अ रिप्रेजेंटेशन कि कैसे क्रोज नेहा के बच्चे को खा रहा है और नेहा बस उस पर एक क्रो की तरह कॉ कर पाती है। नेहा को ऐसा लगता है कि उसके शरीर पे पंख आ गए हैं और वो अपने पंखों को नोचना शुरू करती है, जबकि रियलिटी में वो अपने शरीर से स्किन को ही नोच रही थी। जब नेहा के हस्बैंड घर वापस आते हैं तो वो नेहा को पागलों की तरह डॉल्स को बेबी सिट करते देख पाते हैं। मीनवाइल अंश काफ़ी खुश था क्योंकि अब नेहा मासी सिर्फ उसे प्यार करेगी। दूसरी शॉर्ट स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। नाउ घोस्ट स्टोरीज मूवी की तीसरी शॉर्ट स्टोरी को दिवाकर बैनर्जी ने डायरेक्ट किया है और इन 4 स्टोरीज में से ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। इस कहानी की शुरुआत में हम एक इंसान को देख पाते हैं जो कि 20 घड़ाई नामक जगह की तरफ बढ़ रहा था। उसे इस जगह से 4 किलोमीटर दूर ही गाड़ी से उतार दिया जाता है और वहाँ से ये बंदा पैदल 20 घड़ाई पहुँचता है। गांव में काफ़ी अंधेरा था और इसे यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था। तभी अचानक उसे एक बच्चा दिखता है जो कि हेलमेट पहना हुआ था और वो बच्चा इन्हें लाइट बंद करके साथ भागने को कहता है। बच्चा इस इंसान को एक हाइडिंग प्लेस तक ले जाता है जहाँ एक छोटी लड़की भी थी और ये दोनों बच्चे थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे थे।
बच्चे का कहना था कि लड़की के पापा उसके पापा को खा गए और बाहर 100 घड़ा के लोग 20 घड़ा के लोगों को खा रहे हैं। अब 20 घड़ा में सिर्फ यही दोनों बचे हैं और अगर वो बाहर गए तो उन्हें भी खा लिया जाएगा। ये छोटा बच्चा बाहर इसलिए जाता था ताकि वो एक काऊ से मिल्क ला सके, क्योंकि बाहर वाले लोग कैटल्स वगैरह नहीं खाते हैं। अगली सुबह इन्हें रियलाइज होता है कि खाना ना मिलने की वजह से गाय भी मर चुकी है। एंड एट दिस पॉइंट एडल्ट इंसान इन बातों को बकवास बोलते हुए बाहर निकल जाता है। बाहर इस एडल्ट पे एक लेडी अटैक करती है जो कि एकदम ज़ॉम्बी की तरह थी, और बच्चा इस एडल्ट को एक कटे हुए हाथ की मदद से बचाता है, क्योंकि ज़ॉम्बी लेडी हाथ को खाने में लग जाती है। एडल्ट भागते हुए एक स्कूल में पहुंचता है जहां कोई भी नहीं था और वहां का प्रिंसिपल थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। प्रिंसिपल को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो भी धीरे धीरे इन्फेक्ट हो रहा है और ये तीनों स्कूल के एक कमरे में छिप जाते हैं। बच्चा बताता है कि इन्फेक्टेड लोग दूसरे इन्फेक्टेड लोगों को नहीं खाते हैं। इन्फेक्शन की पहली स्टेज है ब्लाइंडनेस और फिर वो ज़ॉम्बी बन के इंसानों को खाते हैं। तभी अचानक इस कमरे में एक अजीब सा क्रीचर एंटर करता है जो कि बच्ची के डैड थे और वो अपना शिकार ढूंढ रहे थे। एडल्ट और बच्चा एकदम चुपचाप स्टिल थे क्योंकि ये क्रीचर्स क्लियरली देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो बच्ची अपने पिता को पुकारने लगती है। उसके ऐसा करते ही ये क्रीचर अपनी ही बेटी को मार के खा जाता है। इसके ठीक बाद क्रीचर यहाँ से चला जाता है और अब इस गांव में सिर्फ वो छोटा बच्चा और एडल्ट बचे थे। बच्चे के दिमाग में एक प्लान आता है जहां वो मरे हुए इंसानों के खून को अपने शरीर पे लगाता है ताकि क्रीचर्स उन्हें भी अपने जैसा मानने लगे। ऐसा करने के बाद ये दोनों बाहर जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ को इन पे शक नहीं होता है, लेकिन इन ज़ॉम्बीज़ के लीडर को इन पे शक होता है और वो बच्चे को पूरी तरह से स्मेल और टेस्ट करता है। किड वॉज वेरी स्मार्ट क्योंकि वो ज़ॉम्बी को कन्विंस करने के लिए एक कटा हुआ हाथ खाता है। ज़ॉम्बी अब एडल्ट की तरफ देखता है एंड द एडल्ट फ्रीक्स आउट। उसके ऐसा करते ही सारे ज़ॉम्बीज़ इस एडल्ट को पकड़ने में लग जाते हैं और भागते भागते ये एडल्ट एक गड्ढे में गिर जाता है। लीडर ज़ॉम्बी अपने साथ उस बच्चे को लाता है और वो इस गड्ढे में कूदकर एडल्ट पे अटैक कर देता है। इस सीन के ठीक बाद हम व्यूअर्स सेम एडल्ट को होश में आते देख पाते हैं और यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ये सब मोस्टली बस एक सपना था। 20 घड़ा गांव जल रहा था और इस एडल्ट को कुछ लोग अपनी गाड़ी में रेस्क्यू करते हैं। रेस्क्यू करने वाले लोग 100 घड़ा से थे और उनकी बातों को सुनकर हम समझ पाते हैं कि 100 घड़ा वाले लोग 20 घड़ा के लोगों को पसंद नहीं करते हैं। यानी कि ये पूरी कहानी मेटामॉर्फिकल थी जहां हम व्यूअर्स को ज़ॉम्बीज़ वगैरह के डिपिक्शन से एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम के बारे में बताया जा रहा था। 100 घड़ा 20 घड़ा के कंपैरिजन में एक बड़ी जगह थी और वहाँ के लोग 20 घड़ा के लोगों को पसंद नहीं करते थे। जिस स्कूल प्रिंसिपल को हमने ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होते देखा था वो पहले 20 घड़ा में प्रिंसिपल थे, लेकिन अब वो 100 घड़ा चले गए। यानी कि 100 घड़ा के लोगों को एज ए ज़ॉम्बी रिप्रेजेंट किया गया है जो कि अपने गौरव में अंधा होकर 20 घड़ा के लोगों को मार रहे हैं। लाइक ज़ॉम्बी 100 घड़ा के लोग अपने लोगों को नहीं खाते हैं बल्कि उनका टारगेट सिर्फ 20 घड़ा वाले हैं। ये एडल्ट भी 20 घड़ा इस बात की जांच पड़ताल करने आए थे कि आखिर 20 घड़ा के बच्चे एग्जाम्स में इतना ज़्यादा फेल क्यों हो रहे हैं। गाड़ी में बैठे 100 घड़ा के लोग कहते हैं कि 20 घड़ा कई दिनों से खाली है, विच रिप्रेजेंटेड कि 100 घड़ा के लोगों ने पूरे गांव को जला दिया, जिसमें लोग या तो कन्वर्ट हुए या फिर मारे गए। थर्ड स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। नाउ फाइनली द फोर्थ स्टोरी जिसे करण जौहर ने डायरेक्ट किया है एंड एज एक्सपेक्टेड ये इस फिल्म की सबसे वाहियात स्टोरी है। तो कहानी की शुरुआत में हम व्यूअर्स से एक लड़का और लड़की को देख पाते हैं जिनका नाम ध्रुव और इरा था। ये दोनों अरेंज मैरिज करने वाले थे और बातचीत के दौरान ये एक दूसरे से काफ़ी कॉम्पैटिबल दिखते हैं। इनके पेरेंट्स भी इस रिलेशनशिप से खुश थे और ये लोग काफ़ी अमीर भी थे। बातों बातों में ध्रुव की मॉम कहती है कि शादी के लिए उन्हें ध्रुव के ग्रैनी से परमिशन लेना होगा, लेकिन दोस्तों ध्रुव की ग्रैनी तो 20 साल पहले मर चुकी थी। दिस वॉज क्वाइट वियर्ड, लेकिन इरा इस बात को इग्नोर करती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ध्रुव की फैमिली जिस घर में रह रही है उसे भी ग्रैनी ने ही बनवाया था। ध्रुव भी कहता है कि वो ग्रैनी से शादी के बारे में बातें करेगा और इरा को ऐसा लगता है कि मे बी ध्रुव अपनी ग्रैनी से बहुत ज़्यादा अटैच था जिस वजह से वो ऐसी बातें कर रहा है। खैर ध्रुव और इरा की ग्रैंड वेडिंग होती है और शादी की पहली रात जब ये लोग एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो ध्रुव अचानक से अपनी ग्रैनी से बातें करने लग जाता है।
कमरे का दरवाज़ा खुला था और इरा वहाँ किसी को भी नहीं देख पा रही थी। ध्रुव अपनी ग्रैनी को गुड नाइट बोलता है और वो इरा को भी अपनी ग्रैनी से गुड नाइट बोलने को कहता है। इरा वॉज कन्फ्यूज और वो ध्रुव को बोलती है कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन इस बात पे ध्रुव इरा पे काफ़ी गुस्सा करता है। उस रात इरा घर में इधर उधर घूमती है और उसे किसी के फुटस्टेप्स और वॉकिंग स्टिक्स की आवाज़ सुनाई देती है। घर में इरा को ध्रुव की मॉम स्लीप वॉक करते भी दिखती है और इरा को अब ये फैमिली अजीब लगने लगी थी। इरा सोचती है कि अगर ध्रुव इस घर से बाहर निकलेगा तो शायद वो अपने ग्रैनी को भूल जाए, इसलिए वो ध्रुव को नया घर लेने की सजेशन देती है जिसमें सिर्फ वो दोनों रहेंगे। ध्रुव लाइक्स द आइडिया, लेकिन उसका कहना था कि पहले वो ग्रैनी से इसकी परमिशन लेगा। ध्रुव के हिसाब से ग्रैनी अब तक जिंदा है और वो अकेले में ही बातें करते हुए बच्चों की तरह ग्रैनी के साथ पीकाबू खेलता था, मानो उसकी ग्रैनी उसके साथ ही हो। इरा को घर में ग्रैनी की स्टिक मिलती है और वो इन सब के बारे में शांति से पूछती है, जो कि घर की मेड थी। शांति खुद ग्रैनी की बहुत बड़ी भक्त थी और वो भी ऐसे बिहेव करती है मानो ग्रैनी अब भी जिंदा है। शांति बताती है कि 20 साल पहले ध्रुव और ग्रैनी एक दूसरे के साथ हमेशा पीकाबू खेला करते थे और एक बार ध्रुव ने गलती से ग्रैनी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। इस इंसिडेंट के बाद ग्रैनी के शरीर की हड्डियां टूट गई और वो चलने फिरने लायक नहीं रही। ग्रैनी ने इसके बाद क्रिश्चियनिटी को अपनाया और हर रात वो वॉकिंग स्टिक की मदद से ध्रुव को गुड नाइट बोलने उसके कमरे में जाती थी। इरा पूछती है कि आखिर ग्रैनी गुजरी कैसे, तो इस पर शांति का कहना था कि ग्रैनी सिर्फ गुजरी है, मरी नहीं है। तो इस इंसिडेंट के बाद इरा गुस्से में ग्रैनी के कमरे में जाकर उन्हें अपनी शक्ल दिखाने को कहती है, इफ़ एट ऑल शी इज़ रियली देयर। इरा काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में ग्रैनी पे चिल्लाती है और वो उनकी वॉकिंग स्टिक को अपने कमरे में बेड के नीचे छुपा देती है। उस रात ध्रुव वॉज अपसेट क्योंकि 20 साल में आज पहली बार ग्रैनी उसे गुड नाइट बोलने नहीं आई थी। ध्रुव नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पे भी अपसेट था एंड इरा वॉज ट्राइंग टू कंसोल हिम। इरा ब्रेकफास्ट खाती है और इसके ठीक बाद उसके पेट में जोड़ों की दर्द होती है। शांति इरा को बेड पे लिटा देती है एंड देन शी रिवील्स कि ग्रैनी को भी ठीक इसी तरह से दर्द होता था। दर्द की वजह से ग्रैनी ने शांति से उन्हें मार डालने को कहा और इसीलिए शांति ने उनके ब्रेकफास्ट में कैस्टर सीड्स मिलाया, जिससे ग्रैनी की मौत हुई थी। शांति बेड के नीचे से ग्रैनी के स्टिक निकालती है और इस सीन में ध्रुव और उसकी पूरी फैमिली कमरे में आकर ऐसे प्रे करते हैं मानो इरा मरने वाली हो। शायद शांति ने इरा के फूड में भी जहर मिलाया था और कुछ ही देर में हम इरा को मोशनलेस देखते हैं। इसके अगले सीन में इरा की आंखें खुलती है और अब वो भी ग्रैनी को देख पा रही थी। ग्रैनी कहती है कि इरा अब उनकी दुनिया में है जहां हम कई लोगों को देख पाते हैं जो कि घोस्ट जैसे दिख रहे थे। ग्रैनी बताती है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ग्रैनी पे भरोसा नहीं किया था और इस सीन में हम व्यूअर्स को अंदाज़ा लग जाता है कि ध्रुव और उसकी फैमिली उन सभी लोगों को मार डालते हैं जो कि ग्रैनी को नहीं मानते हैं। चौथी स्टोरी और घोस्ट स्टोरीज फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मिची नाम की एक लड़की इस मूवी की कहानी को नरेट करती है। फिल्म यहाँ फ्लैशबैक में जाती है और दोस्तों इस फिल्म में 2 पैरेलल प्लॉट्स हैं, तो इसीलिए मैं इन्हें सेपरेटली आपको बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। एनीवे, तो पहले स्टोरी में हम व्यूअर्स मिची, जुनको और याबे से मिलते हैं जो कि एक प्लांट शॉप में काम करते हैं और ये अपने कोवर्कर तागुची के लिए परेशान होते हैं क्योंकि तागुची कुछ दिनों से मिसिंग था। तागुची प्लांट शॉप के लिए किसी डिस्क पर काम कर रहा था और तब से वो शॉप पर नहीं आया था। मिची तागुची के घर जा पहुंचती है जहां उसे तागुची डिस्ट्रैक्टेड और अजीब बिहेव करते हुए मिलता है। मिची और तागुची थोड़ी बहुत बातें करते हैं और मिची शॉप के लिए वो डिस्क ढूंढने लगती है, पर अचानक से तागुची एक दूसरे कमरे में जाता है और वो खुद को फांसी लगाकर मार डालता है। अगले दिन मिची, याबे और जुनको तागुची के घर में मिले उस डिस्क को इंस्पेक्ट करते हैं और उन्हें उस डिस्क में तागुची की एक फ़ोटो मिलती है जिसमें तागुची अपने कंप्यूटर को घूर रहा था। इस पिक्चर में एक और कंप्यूटर भी होता है जिसमें एक घोस्टली चेहरा तागुची की तरफ देख रहा था और ये पिक्चर देखकर मिची, याबे और जुनको चिंता में पड़ जाते हैं। खैर, नेक्स्ट हम याबे को देखते हैं जिसे एक फ़ोन कॉल आता है और इस कॉल में एक अजीब सी आवाज़ याबे से कहती है हेल्प मी। इस कॉल के बाद याबे के फ़ोन पे एक पिक्चर आती है और ये वही पिक्चर थी जिसे याबे ने तागुची के डिस्क पर देखा था। याबे तागुची के घर जा पहुंचता है और उसे वहां एक ब्लैक स्टेन मिलता है जहां तागुची ने खुद को फांसी दे दिया था।
याबे को तगुची के घर से एक पेपर भी मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है द फॉरबिडन रूम, और ये सब देखकर याबे परेशान हो जाता है। तगुची के घर से जाते समय याबे को एक डोर दिखता है जो कि रेड टेप से सील्ड था, और याबे इस डोर को खोलकर अंदर घुस जाता है। इस रूम में याबे को एक औरत का घोस्ट दिखता है, जिसके बाद याबे एकदम डिप्रेस्ड हो जाता है। याबे मिची और जुनको से बातें करना बंद कर देता है और वो खुद को प्लांट शॉप के स्टोरेज रूम में बंद करने लगता है। मिची याबे की हालत देखकर परेशान हो जाती है, और जब वो याबे से बात करने की कोशिश करती है तो याबे मिची से कहता है कि उसने द फॉरबिडन रूम में एक घोस्ट देखा। मिची ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और वो शॉप से जाते वक्त एक औरत को देखती है जो कि जल्दबाजी में एक दरवाजे को रेड टेप से सील कर रही होती है। और दोस्तों, यही औरत बाद में एक फैक्ट्री के छत से कूदकर अपनी जान देती है, विच वॉज विटनेस्ड बाई मिची। बाद में मिची को एक कॉल आता है जिसमें एक आवाज़ हेल्प मी कहता है, और इस कॉल के बाद मिची याबे की खैरियत जानने के लिए शॉप के स्टोरेज रूम में पहुंचती है, क्योंकि मिची को लगता है कि कॉल याबे ने किया था। प्लांट शॉप के स्टोरेज रूम में मिची को दीवार पे एक ब्लैक स्टेन दिखता है, जैसा कि तगुची के अपार्टमेंट में हमने देखा था। मिची वहां से भाग जाती है और वो जुनको को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचती है, जहां वो देखती है कि जुनको एक रेड टेप से सील्ड दरवाजे के अंदर घुस चुकी है। मिची इस बात से घबरा जाती है और वो अंदर जाकर देखती है कि एक घोस्ट ने जुनको को कॉर्नर कर लिया है। मिची जुनको को बचा लेती है, पर उस घोस्ट को देखने के बाद से जुनको शॉक में चली जाती है। मिची जुनको को घर लाकर उसकी देखभाल करती है, जहां जुनको मिची से पूछती है इफ शी विल डाई लाइक दिस। मिची जुनको को सांत्वना देते हुए कहती है कि जुनको को कुछ नहीं होगा, पर जुनको कहती है कि शील जस्ट कीप लिविंग अलोन। इतना कहकर जुनको दीवार की तरफ जाती है और देखते ही देखते वो एक ब्लैक स्टेन में तब्दील हो जाती है, और कुछ देर बाद ये ब्लैक स्टेन गायब होकर एशेज बन जाती है। इस हादसे के बाद मिची और भी घबरा जाती है और वो अपने मॉम को फ़ोन करती है, पर मिची के कॉल को कोई आंसर नहीं करता, जिससे वो अपने मॉम के घर के लिए निकल जाती है। अब दोस्तों, मैं यहाँ आपको इस मूवी की सेकंड प्लॉट लाइन के बारे में बताऊंगा, जहाँ हम व्यूअर्स रायोसुके से मिलते हैं, जो कि एक स्टूडेंट था। रायोसुके अपने लिए एक नया इंटरनेट कनेक्शन लाता है और वो इंस्ट्रक्शंस की मदद से अपना नया इंटरनेट सर्विस सेटअप करने की कोशिश करता है। इसी बीच रायोसुके का कंप्यूटर अपने आप एक वेबसाइट खोल देता है जिसमें रायोसुके को डिस्टर्बिंग इमेजेस दिखते हैं, और इन पिक्चर्स में रायोसुके कुछ इंसानों को देखता है जो कि अंधेरे रूम्स में होते हैं और वो बहुत ही अजीब तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। इन पिक्चर्स के बाद रायोसुके के कंप्यूटर पे कुछ ऐसा मैसेज आता है, डू यू वांट टू सी घोस्ट्स, और इस मैसेज को देखकर रायोसुके अपना कंप्यूटर बंद कर देता है। उसी रात रायोसुके का कंप्यूटर अपने आप ऑन हो जाता है और इस बार मॉनिटर पर रायोसुके को एक आदमी दिखता है जिसने अपने मुंह पर एक प्लास्टिक बैग लगा रखा था। इससे पहले कि वो आदमी अपने सर से प्लास्टिक बैग को हटाता, रायोसुके अपना कंप्यूटर अनप्लग कर देता है। अगले दिन रायोसुके अपने कॉलेज के कंप्यूटर साइंस लैब में जाता है, जहां पर एक स्टूडेंट रायोसुके को कहता है कि शायद रायोसुके के कंप्यूटर को किसी ने हैक कर दिया है, जिसके कारण उसके कंप्यूटर पे ऐसी तस्वीरें आ रही थी। पर एक और कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट जिसका नाम हारुई होता है, वो रायोसुके को सजेस्ट करती है कि अगले बार रायोसुके को अपने कंप्यूटर पे ऐसी पिक्चर्स दिखे तो उसे उस वेबसाइट को बुकमार्क करना चाहिए या फिर उन पिक्चर्स को प्रिंट करके हाराऊ को दिखाने चाहिए, ताकि हाराऊ इन्वेस्टिगेट कर सके कि कंप्यूटर में क्या गड़बड़ है। रायोसुके अपने रूम में जाकर ऐसा ही करने की कोशिश करता है, पर वो नोटिस करता है कि उसका कंप्यूटर कोई भी कमांड फॉलो नहीं कर रहा, और स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले होता है जिसमें वो आदमी जिसके सर पे प्लास्टिक बैग था, वो एक रूम में खड़ा है जिसकी दीवारों पे हेल्प मी लिखा हुआ था। एनीवेज, रायोसुके अगले दिन हाराऊ से मिलने आता है और हाराऊ रायोसुके के कंप्यूटर को चेक करने के लिए उसके रूम में आती है, पर वो कुछ समझ नहीं पाती कि कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम है। हाराऊ और रायोसुके कंप्यूटर साइंस लैब में जाते हैं, जहां उनकी बात एक कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में होती है जिसे किसी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ने डिजाइन किया था। इस प्रोग्राम में कुछ स्फेरिकल सफेद ब्लॉब्स बने हुए थे जो कि हाराऊ के हिसाब से ह्यूमन बींग्स को सिंबलाइज करते हैं। हाराऊ का मानना था कि साइंस और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के बाद ह्यूमन्स अब एक्चुअल में किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि लोग अब टेक्नोलॉजी में इतने उलझे हुए हैं कि वो एक दूसरे से आइसोलेट होते जा रहे हैं। खैर, नेक्स्ट हम रायोसुके को लाइब्रेरी में देखते हैं, जहां उसे एक घोस्टली फिगर दिखता है, और तभी रायोसुके का एक क्लासमेट उसे बताता है कि कॉलेज में ऐसे कई घोस्टली लुकिंग लोग घूम रहे हैं।
इस स्टूडेंट का इन घोस्ट के बारे में एक थियोरी था और उसके हिसाब से सोल्स ने फिजिकल वर्ल्ड को इन्वेड करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आफ्टर लाइफ में सोल्स पूरी तरह से भर चुके हैं, जिसकी वजह से सोल्स रियल वर्ल्ड में फ्लो करने लगे हैं। रायोसुके इन बातों को डिसमिस कर देता है, पर जब वो एक आर्केड में होता है तो उसे एक घोस्टली आकृति दिखती है, जिससे रायोसुके घबरा कर भाग जाता है। रायोसुके हारू के पास पहुंचता है, पर वो देखता है कि हारू बहुत ही अजीब बिहेव करने लगी है और हारू के थ्योरी के हिसाब से जो घोस्ट्स रियल वर्ल्ड में आने लगे हैं वो ह्यूमंस को मारना नहीं चाहते, क्योंकि ह्यूमंस को मारने से सोल्स के नंबर्स बढ़ जाएंगे और आफ्टर लाइफ में सोल्स के लिए जगह नहीं बची है। तो इंस्टेड ये सोल्स ह्यूमंस को इमॉर्टल बनाना चाहते हैं बाय ट्रैपिंग ह्यूमंस इन देयर ओन लोनलीनेस, यानी कि ये घोस्ट्स ह्यूमंस को अपने अकेलापन में कैद करना चाहते हैं। हारू उस कंप्यूटर प्रोग्राम को रेफर करते हुए रायोसुके को ये भी कहती है कि ह्यूमंस और घोस्ट्स में कोई फर्क नहीं है एंड इट डजंट मैटर इफ वी आर डेड और अलाइव। हारू का कहना था कि ह्यूमंस और घोस्ट सभी अकेले हैं इन रियल लाइफ एंड इन आफ्टर लाइफ, एंड इन सब को वो कंप्यूटर प्रोग्राम के सफ़ेद ब्लॉब्स रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि ह्यूमंस और घोस्ट सभी लोनलीनेस यानी कि अकेलापन के शिकार हैं। एनीवेज, रायोसुके और हारू दोनों वहाँ से भागकर कहीं दूर जाना चाहते हैं और वो इसीलिए एक ट्रेन पकड़ते हैं, पर बाद में हारू अचानक से अपना माइंड चेंज कर देती है और वो घर वापस जाने की जिद करती है। ट्रेन के रुकने पर हारू वहाँ से भाग जाती है और अपार्टमेंट में आ जाती है। हारू अपना कंप्यूटर खोलती है, जहाँ उसे एक वीडियो दिखता है जिसमें एक आदमी ने अपने सर पर प्लास्टिक बैग पहना हुआ था। जब हारू इस वीडियो के पिक्चर्स प्रिंट करने की कोशिश करती है तो पिक्चर्स के बदले कुछ वर्ड्स प्रिंट होकर निकलते हैं विच सेड हेल्प मी। तभी स्क्रीन पे वो आदमी अपने प्लास्टिक बैग को हटाता है और खुद को गोली मार देता है। अब कंप्यूटर में हारू की वीडियो प्ले होने लगती है, जिसमें हारू खुद को अपने कंप्यूटर के सामने बैठे देख पाती है। हारू उठकर एक दूसरे कमरे के दीवार के पास जाती है और वो कहती है कि आई एम नॉट अलोन। रायोसुके हारू का पीछा करते करते उसके घर आ पहुंचता है और रायोसुके हारू के अपार्टमेंट के बाहर से चिल्लाकर कहता है कि इन दोनों को साथ रहना चाहिए, क्योंकि अकेले वो वीक हैं, पर अगर वो साथ रहेंगे तो वो अपने लोनलीनेस से फाइट कर पाएंगे। जब हारू अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा नहीं खोलती तो रायोसुके दरवाजे को तोड़कर हारू के अपार्टमेंट में घुसता है, पर उसे हारू कहीं नहीं मिलती। रायोसुके बाहर आता है और वहाँ उसे एक कार में मिची मिलती है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो पहले स्टोरी में मिची अपनी मॉम को ढूंढने उनके घर जाती है, पर वहाँ उसे अपनी मॉम नहीं मिलती। इसके अलावा मिची के शॉप के ओनर भी गायब हो चुके थे और मिची को उनका कोई अता पता नहीं मिलता है। खैर, मिची हारू को ढूंढने में रायोसुके की मदद करना चाहती है और दोनों हारू के घर जाते हैं। उन्हें हारू के अपार्टमेंट के एक विंडो से पुरानी फैक्ट्री दिखती है और दोनों हारू को ढूंढने वहाँ जाते हैं। फैक्ट्री में रायोसुके और मिची को हारू मिलती है, जो कि अपने सर पे एक प्लास्टिक बैग पहने हुए थी। रायोसुके और मिची हारू के पास पहुंचते हैं, पर वो देखते हैं कि हारू के पास एक गन है। रायोसुके हारू को रोकने की कोशिश करती है, पर हारू अपना प्लास्टिक बैग हटाती है और खुद को गोली मार देती है। हारू को न बचा पाने के कारण रायोसुके बहुत दुखी होता है, पर मिची और रायोसुके डिसाइड करते हैं कि वो दोनों ये जगह छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। रायोसुके और मिची कार में होते हैं, पर कार में गैस न होने के कारण कार चालू नहीं होती और इसीलिए रायोसुके फिर से फैक्ट्री के अंदर जाता है, क्योंकि उसने वहाँ पर गैस का कंटेनर देखा था। रायोसुके एक कंटेनर में गैस भरता है और उसे वहाँ एक रेड टेप से सील्ड डोर दिखती है। अब हालांकि मिची ने रायोसुके को रेड टेप से सील्ड डोर्स को अवॉइड करने के लिए पहले वार्न किया था, पर रायोसुके उस दरवाजे की तरफ आकर्षित हो जाता है। रायोसुके उस डोर को खोलकर उसके अंदर जाता है और उसे वहाँ एक घोस्ट दिखता है। पहले तो रायोसुके खुद से कहता है कि दिस घोस्ट इज नॉट रियल, पर जब वो इस घोस्ट को छूने की कोशिश करता है तो सरप्राइजिंगली वो इस घोस्ट को छू पाता है, जिससे रायोसुके को बहुत डर लगता है। ये घोस्ट रायोसुके को कहता है कि डेथ वॉज इटर्नल लोनलीनेस और रायोसुके डर से शॉक में चला जाता है। मिची रायोसुके को ढूंढते हुए फैक्ट्री के अंदर पहुंचती है और वो रायोसुके को उसी जगह पे पाती है जहां हारू की लाश थी, पर अब वहां लाश के बदले सिर्फ एक ब्लैक स्टेन था। मिची रायोसुके को वहां से निकलने में मदद करती है, पर उस घोस्ट को देखने के बाद रायोसुके अजीब बिहेव करने लगा था, मानो जैसे उसमें जीने की कोई खास इच्छा नहीं रही। एनीवेज, रायोसुके और मिची ड्राइव करके एक डॉक यार्ड के पास पहुंचते हैं और रास्ते में उन्हें जलती हुई गाड़ियाँ, बिल्डिंग्स इत्यादि दिखते हैं और ऐसा लगता है कि उनके शहर में अब कोई बचा ही नहीं है। हम व्यूअर्स को कुछ न्यूज़ क्लिप्स दिखाई जाती है जिनमें यह बताया जा रहा था कि चारों तरफ लोग गायब हो रहे हैं।
यहाँ तक कि जब रायोसुके और मिची डॉकयार्ड में पहुँचते हैं तभी आसमान से एक प्लेन आकर वहाँ पर क्रैश हो जाता है। मिची और रायोसुके एक बोट पे बैठते हैं और उन्हें एक शिप मिलती है जिस पर कुछ सर्वाइवर्स होते हैं। मिची और रायोसुके उस शिप पर चढ़ जाते हैं और वहाँ के सर्वाइवर्स मिची को बताते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी घटनाएं घट रही हैं। मिची रायोसुके को देखने उनके रूम में जाती है जहाँ वो देखती है कि रायोसुके गायब होकर एक ब्लैक स्टेन में तब्दील हो जाता है। इसे देखकर मिची कहती है कि विथ माई लास्ट फ्रेंड इन दिस वर्ल्ड आई हैव फाउंड हैप्पीनेस।